नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटी लाइट। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का एक बड़ा फैसला सामने आया है। 75 स्टूडेंट के लिए दोबारा होगी नीट यूजी की परीक्षा। एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। 4 मई को परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो गई थी। इंदौर और उज्जैन के छात्रों ने याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती इसमें नहीं थी। बिजली कटौती के चलते छात्रों को परेशानी हुई है। तो अब 4 मई को फिर से नीट यूजी की परीक्षा होगी। एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने के आदेश इंदौर पीठ ने दिए हैं। क्योंकि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो गई थी, कई परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। 75 स्टूडेंट्स के लिए अब दोबारा नीट यूजी की परीक्षा होगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी शिलोंग को लेकर शिलोंग पुलिस टीम इंदौर से रवाना हो चुकी है। शिलोंग के केस में जुड़े अहम साक्ष्य और पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर से शिलोंग की एसआईटी टीम जो है वो आरोपी शिलोंग को लेकर के रवाना हो रही है। आरोपी शिलोंग को इंदौर में लाया गया था और अब शिलोंग जो है वो यहाँ से आरोपी को लेकर के जो शिलोंग की एसआईटी टीम है वो रवाना हो रही है। यहाँ पर शिलोंग एसआईटी की द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। आरोपी शिलोंग जो है उससे एविडेंस मिले थे और अब आरोपी शिलोंग जो है उसको यहाँ से लेकर के टीम रवाना हो रही है। अब इनका इन्वेस्टिगेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये शिलोंग जेम्स को लेकर ये टीम रवाना हो रही है। जो एसआईटी आई थी शिलोंग से, तो वो रवाना हो रही है। सर, इसमें कुछ एविडेंस भी जो है वो मिले थे और कुछ एविडेंस लेकर भी क्या साथ में जा रहे हैं? कुछ एविडेंस इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये उनको रिकवर करे और शिलोंग जेम्स को साथ लेकर जा रहे हैं। शिलोंग की एसआईटी टीम जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब वो पुख्ता सबूत लेकर के यहाँ से रवाना हुई है, जिसमें कि सोनम से जुड़े हुए कई ऐसे सबूत हैं जो कि उसको सजा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सोनम के जेवर सहित जो लैपटॉप है उसे लेकर के और आरोपी शिलोंग को लेकर के टीम यहाँ से रवाना हुई है और अब शिलोंग में आगे की जाँच जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBS24 इंदौर। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने जीएसटी में इनपुट टैक्स फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा किया। झारखंड की रांची से गिरफ्तार किए गए सरगना विनोद सहाय से पूछताछ में 512 करोड़ के फर्जी बिलों के साथ 130 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी विनोद सहाय से कई बैंक के एटीएम, पासबुक, मोबाइल बरामद किए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में आरोपी विनोद सहाय की 23 बोगस फर्म पकड़ी गई है। जांच में खुलासा हुआ कि खुद को एनके खरे बताने वाला विनोद सहाय लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज लेता था और दस्तावेजों की मदद से फर्जी फर्म्स बनाता था। ईओडब्ल्यू ने आरोपी विनोद कुमार को 27 जून को गिरफ्तार किया था। जबलपुर जिला अदालत ने आरोपी को 2 जुलाई तक के रिमांड में ईओडब्ल्यू को सौंपा है। दुर्ग में पुरानी दोस्ती टूटने के 4 साल बाद दोबारा सोशल मीडिया से दोस्ती हुई। अश्लील वीडियो बनाकर महिला युवक को ब्लैकमेल करती रही। जीजा साली ने मिलकर युवक को समाज में बदनामी करने का डर दिखाया। 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। 3 लाख की दोबारा डिमांड से परेशान युवक ने थाने में शिकायत की और अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साली दामिनी फरार चल रही है। जीजा गिरफ्तार हो चुका है। तलाश उसकी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2010 में जो प्रार्थी है जितेंद्र कुमार साहू और सिद्धार्थ नगर कोसा नाला भिलाई निवासी दामिनी सोनी, उसकी पहचान हुई थी। 13-14 में दामिनी का विवाह किसी से हो गया, जिसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। लेकिन साल 2021 में सोशल मीडिया में दामिनी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जितेंद्र को और दोनों के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों के बीच बातचीत हुई, चैटिंग हुई, कॉल रिकॉर्ड आदि अपने मोबाइल में उसने रख लिया। युवक को ब्लैकमेल करने लगा। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है। जितेंद्र साहू थाने में आकर रिपोर्ट कराया कि एक असलम खान और दामिनी सोनी के खिलाफ में एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था। इनके द्वारा ब्लैकमेलिंग करके इनको डरा धमका कर पैसे वसूल किए जाने की सूचना आई थी। असलम खान को अरेस्ट कर लिया गया है। दामिनी सोनी की पतासाजी की जा रही है। जबलपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। घटना आधारताल थाना क्षेत्र की है। एक हिंदू दंपति को ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी से छुटकारा दिलाने का झांसा दिया गया। दंपति ने 5 लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। दंपति ने बताया कि आरोपी उन्हें तालाब में नहलाकर चर्च ले गए, जहां उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया था। पति पत्नी ने आरोपियों पर जेवर समेत 2 लाख रुपए भी हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और
बजरंग दल ने थाने का घेराव किया। ईसाई धर्म अपनाने को लेकर दबाव डालते थे और इनकी बीमारी को ठीक करने को लेकर इनसे 2 लाख रुपए भी हड़प लिए थे। इस सूचना पर इन 5 के खिलाफ अपराध दर्ज कर इन 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। ग्वालियर के तत्कालीन तहसीलदार और दुष्कर्म के आरोपी शत्रुघ्न सिंह ने जिला कोर्ट में सरेंडर किया, जमानत मांगी। सरेंडर के बाद कोर्ट ने मामले की सूचना थाने को देकर विवेचना अधिकारी को तलब किया। तहसीलदार की जमानत का पुलिस ने विरोध किया, उन्हें जेल भेज दिया है। शत्रुघ्न के वकील ने कहा कि यानी जो तहसीलदार थे तत्कालीन, उनके वकील कह रहे हैं कि महिला ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। शत्रुघ्न सिंह पर 15 जनवरी 2025 को एक महिला ने झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि 2008 से 2025 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि शत्रुघ्न ने रेप के आरोपों को खारिज किया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था उनको सरेंडर करने के लिए, जिसके पालन में हमने उनको सरेंडर कर दिया है और बेल फाइल कर दी है। और अभी बेल सेशन में लगाएंगे, उसके बाद बेल डिसाइड होगी। कोर्ट जैसा भी उचित समझे उनको बेल ग्रांट, हमारे पास ग्राउंड है उनको बेल ग्रांट कराने के। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कवासी लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है। 66 पन्नों की समरी समेत यह चालान 1100 पन्नों का है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि साल 2019 से 23 के दौरान कवासी लखमा ने मंत्री पद पर रहते हुए न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। नीति निर्णय में भी हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में हेरफेर, नगद लेन देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर भ्रष्टाचार अंजाम दिया गया है, ये चालान में लिखा गया है। चालान में यह भी बताया गया कि अब तक की जांच में कवासी लखमा को 64 करोड़ रुपए उनके हिस्से का दिया है। साथ ही 18 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि के निवेश और खर्च संबंधी दस्तावेजों के सबूत भी मिले हैं। बता दें कि कवासी लखमा करीब 3 महीने से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं और ईओडब्ल्यू ने अब इस केस में अब तक कुल 4 पूरक चालान पेश किए हैं। कुल 13 आरोपियों को जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को एक आम सभा करने जा रहे हैं और ये अब जो सभा है ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पीसीसी चीफ इस सभा में ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस के सभी संगठन के मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक ले रहे हैं। सोमवार को इसी कड़ी में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई। अलग अलग जिम्मेदारी सबको दी गई है। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस को एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक मल्लिकार्जुन खड़गे की भव्य स्वागत करने का टास्क दिया गया है। इसी तरह महिला कांग्रेस को अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी जिला प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सभा की तैयारी को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे विधानसभा के जिनको प्रभारी बनाया है हम लोगों ने, उनके साथ बैठक है, उनके साथ रणनीति हम लोगों ने तय की है। साथ ही ऊपर अभी महिला कांग्रेस की आगामी हमारी तीसरी बैठकें अभी होगी। तो इस तरह से लगातार हमारी मैराथन बैठकें चल रही है। लगभग सबको जवाबदारी हम लोग दे रहे हैं और उत्साह जबरदस्त है और कार्यक्रम हमारा 7 तारीख को शानदार होगा। खड़गे जी सामाजिक न्याय के नेता हैं और प्रदेश भर में आज हमारी बैठक में सरगुजा से लोग सुकमा तक सभी लोग आए थे, सभी अनुसूचित क्षेत्र के और खासकर जो हमारे आदिवासी अंचल से लोग हैं, हमारे एससी क्षेत्र से ज़्यादा लोग आए हैं और हमें युवा कांग्रेस से बड़ी ऊर्जा है। पूरा एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक युवा कांग्रेस पे बड़ा भव्य शो दिखेगा। रायगढ़ जिले के तमनार में कोल खनन के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पेड़ों की कटाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इधर बीजेपी कोल ब्लॉक आवंटन के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी कह रही है कि खदान को अनुमति के साथ साथ पर्यावरणीय स्वीकृति देने तक का सारा काम कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। मुड़ा गांव में या पेड़ कटाई हो रही है, उसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। अभी मुड़ा गांव में जिस प्रकार से गुंडागर्दी करके पेशा कानून जो बड़ा कानून है उसका पालन नहीं किया गया, ग्राम सभा की सहमति जिसको विधानसभा और लोकसभा के बरोबर माना जाता है, ग्राम सभा की सहमति, उसके बिना सहमति के कटवाया है जंगलों को, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमने ज्ञापन दिया है कि प्रशासन
जल्द से जल्द इस प्रकार की गतिविधियों को रुकवाए। जंगलों की कटाई की बात बता दे रहा हूँ। तथ्यात्मक रूप से महुआ के कुछ पेड़ वहाँ पर काटे गए हैं। महुआ पेड़ जो है वो इमारती लकड़ी में नहीं आता है, जलाऊ लकड़ी में आता है, और इमारती लकड़ी एक भी अभी वहाँ पर नहीं काटा गया है। छोटे झाड़ के जंगल जो धौरा और अपने महुआ धौरा जो है वही सब वहाँ पर काटे गए हैं। किसी प्रकार का भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें तमनार में हो रहे पेड़ कटाई का उनके द्वारा विरोध जताया गया है और इसके संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। क्या कुछ शिकायत? हाँ, ये अपने उच्चाधिकारियों को हम प्रेषित करेंगे और इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर के दौरे पर रहेंगे। अपनी सभा के जरिए 1.5 साल की साय सरकार के वादा खिलाफी और कई मुद्दों पर असफलता की पोल खोलेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिखरी हुई कांग्रेस खड़गे की सभा के लिए एकजुट होगी? पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजीव भवन लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उनका एक सभा कार्यक्रम तय हुआ है। बैज ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है और इस सभा को सफल बनाने में सब जुटे हुए हैं। जो आने वाला 7 तारीख कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आ रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बैठकों में यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को लाने के लिए उसकी रणनीति बनेगी। कार्यक्रम को सफल हम कैसे करें और मतलब इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बैठकों में रणनीतियां बनाएंगे। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के पुरानी बस्ती में बीजेपी महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया, जिसमें आपातकाल पर बोलने के लिए 2 पक्षों को बुलाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे। सरोज पांडे ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस ने अपने सत्ता बचाने के लिए लगाई थी, जिसका खामियाजा देश ने भुगता। किरण सिंह देव ने कहा कि आज युवा पीढ़ी को 50 साल पहले आपातकाल की जानकारी होनी जरूरी है। मॉक पार्लियामेंट आपातकाल के विषय को लेकर पूरे देश भर में कर रहे हैं और पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस बात को देखे और इस बात को समझे कि देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री की मैं प्रधानमंत्री बने रहूं और मेरे कांग्रेस की सरकार सत्ता में बनी रहे, इस दृष्टि से पूरे देश को इस आपातकाल थोप देने का काम किया विषय को लेकर। और हमारे पूरे देश में जिस तरीके से संगोष्ठियां कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जुलाई माह में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मैनपाट में होने जा रहा है। बीजेपी के सभी सांसद विधायक तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही केंद्रीय नेता भी यहां पर शिरकत करेंगे। चिंतन शिविर पर कांग्रेस के नेता हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने तंज कसा है, कहा कि सरकार चिंतित है, इसलिए चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है। सीएम साहब पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि सरगुजा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सरगुजा में विकास का कोई काम होता दिखता नहीं है। सड़क, बिजली समेत ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, एक तो साई जी मुख्यमंत्री बने, सरगुजा संभाग के तरफ से भी हम लोग मानते हैं कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या विकास का काम यहाँ 1.5 साल में हमको ऐसा दिखा? विष्णुदेव साई जी को गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, इसमें कांग्रेस भाजपा के आगे जाके आप देखिए तो छत्तीसगढ़ के लोगों का व्यापक नुकसान हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा के दौरे पर रहे। यहां सीएम जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश में 1518 करोड़ रुपए से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में पानी बचाने के लिए अच्छा काम करने वाले महापौर, कमिश्नर और सरपंचों का सम्मान किया। सभी ने समेकित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान के अंदर जबरदस्त काम किया है। इसमें 9000 से ज़्यादा तो कुएं, बावड़ी, तालाबों की जल रचनाओं पे काम हुआ है। लगभग 84,000 से ज़्यादा हमारे नए खेत तालाब की रचनाएं बनी हैं। ताप्ती मैया के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर की नई सिंचाई क्षमता का इस बुरहानपुर और खंडवा जिले को लाभ मिलने वाला। मेरी अपनी ओर से बधाई।
भानुप्रतापपुर में धर्मांतरित महिला के शव को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने पर एक बार फिर से बवाल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भानुप्रताप पर आया स्थानीय प्रशासन से शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि मृत महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। जब महिला की मौत हुई तो बिना किसी को बताए ईसाई रीति रिवाज से ही दफना दिया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ रीति नीति और पूजा पाठ चलती है, पेन रीति नीति। ग्रामीणों ने कहा कि देवी देवताओं को अपमानित कर बस्तर की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। गांव वालों ने चेतावनी दी कि प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो शव को बाहर निकालकर गांव की सरहद के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होंगे। कोई धर्मांतरित महिला को ईसाई समाज वाले गांव के गायता पटेल और ग्रामवासियों को बिना पूछे गुपचुप तरीके से शव को दफनाया गया है। इसका कड़ी गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि अगर उस शव को उसके जो कब्रिस्तान है वहां उखाड़ कर ले जाएं, नहीं तो अगर हम 1-2 दिन का मोहलत देते हैं, नहीं तो उसको हम अपने सरहद से बाहर कर देंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। 4 घंटे से आवागमन बंद रहा। टाल मटोल अनदेखी से नाराज होकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जिले के पीथमपुर और जरवे रोड की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश आज फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। आवागमन 4 घंटे तक बाधित था। पानी भैया बहुत बड़े गड्ढा है, फिर चौड़ीकरण नहीं है। लड़का मन सब स्कूल जाते ना तो गिरते। बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए सही मांग करत पर बनत नहीं है। आज उसने स्थिति आ गई और कई बार कर डारे हन पर मांग सुनबे नहीं करत है हमन के। ओकरे बाद फिर चक्का जाम करे हैं। एक सड़क की मांग के लिए हजारों की संख्या में आए हैं। अगर सभी सड़क को कह दे तो लाखों की संख्या में जांजगीर में घेर सकते हैं। परंतु हमारी मांगे जब तक ये लिख कर आश्वासन नहीं, हमें जब तक ये लिख कर नहीं देंगे कि इस तारीख तक टेंडर और इस तारीख से काम चालू नहीं हो जाएगा। सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी सोमवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। अभ्यर्थी लगातार प्रशासन के अधिकारियों समेत मंत्रियों से मुलाकात कर भर्ती के लिए गुहार लगा रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्त 1316 और शेष 984 समेत कुल 2300 पदों पर जल्द ही छठी लिस्ट जारी करनी चाहिए। सहायक शिक्षक के 5वें चरण की काउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी। डीएड के अलावा कुछ अपात्र लोग भी इसमें शामिल थे। अब तक केवल 1299 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र मिल पाया है। 1316 पद रिक्त हैं। अब तक नई नियुक्ति उस पर हुई नहीं है। मांग है कि जल्द ही उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी से मुलाकात करने आए हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं ताकि जो विष्णुदेव का सुशासन है वो साबित करे और हमारे जो जितने भी पोस्ट रिक्त बचे हैं उसमें हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। 2600 के लगभग जो पोस्ट बीएड वाले निकले थे उसमें से अभी लगभग 50% पदों पर हुई है नियुक्ति उनकी। तो हम चाहते हैं कि जब आधा न्याय करके सरकार क्यों छोड़े, जब न्याय कर रहा है तो पूरा करे। इन लोग काउंसलिंग ना करा के डायरेक्ट स्कूल अलॉट करा रहे हैं, क्योंकि ना स्कूल अलॉटमेंट में सभी लोगों को स्कूल अलॉट किया जा रहा है। इसमें उनको नहीं देखा जा रहा है इनके पास डीएड है कि बीएड है कि नॉन डीएड नॉन टीटी, मतलब जो जिनका रैंक आ गया ना उनको सभी को स्कूल अलॉट किया जा रहा है। उसके बाद इनका काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं जिनके पास वैध डिग्री ही नहीं है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं लेते। जीवाजी यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 113 छात्रों में से 101 स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गए। अब नाराज होकर छात्र पहुंच गए कुल सचिव के चैम्बर के बाहर, प्रदर्शन करने लगे, रीचेकिंग की मांग की। यहाँ पे क्या है 113 बच्चे हैं हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें से 101 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है और मात्र 11 बच्चों को पास किया गया। उसके लिए हम सर से ये कहने आए थे, सर हमारी कॉपियाँ हमने सर सही लिखा हुआ है तो सर हमारी कॉपियाँ सामने चेक कर दीजिए।
बट सर उन्होंने साफ डिनाई कर दिया और इस चीज़ से हट गए। ये पूरे फाउंडेशन में गए, हमने अच्छी तैयारी की थी, हमको विश्वास था पास हो जाएंगे, पर उसी में गए हम। ये बीएससी थर्ड ईयर कर रहा हूँ, उसमें मेरी सप्ली आई फिजिक्स में, और मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कभी नहीं, थर्ड ईयर में फिजिक्स में दी गई है, और सभी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर मार्क्स हैं। सीहोर में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को अपनी ही इछावर विधानसभा में महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने राजस्व मंत्री के काफिले को रोक दिया। महिलाएं मंत्री करण सिंह वर्मा की गाड़ी के सामने आ गई। मंत्री करण सिंह वर्मा जिला प्रशासन के जल संवर्धन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खेरी गांव जा रहे थे। इसकी भनक महिलाओं को लग गई। खेरी से जमली रोड नहीं बनने से नाराज होकर मंत्री के काफिले को ग्रामीणों ने रोक दिया। महिलाओं को हटाने के लिए अधिकारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकों पर बैन लगाने को लेकर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का क्या कहना है कि खुले जब स्कूल हैं, 15 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है, समय पर किताबें उपलब्ध नहीं हैं और अधिकांश स्कूलों ने निजी प्रकाशक की किताबों से ही पढ़ाई करवाई है। इसी तरह के आदेश से प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होगी। ईवीएस, जीके, वैल्यू एजुकेशन, कंप्यूटर और हिंदी व्याकरण जैसी कई ऐसी किताबें हैं जो निजी स्कूल अपने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अध्ययन कराते हैं, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम नहीं करता है। प्रदेश भर में पढ़ रहे लाखों छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों को बंटवाने के लिए सिर्फ 6 बुक डिपो दिए गए हैं। इसके चलते बच्चों को समय पर पुस्तक मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में निजी स्कूल की मजबूरी है कि वो छात्रों को बाजार से उपलब्ध किताबों से पढ़ाएं। 16 जून से सारे स्कूल चालू हो गए। हमने मांग की थी कि अगर यही किताबें पढ़ानी है, आप आदेश कर रहे हैं बार बार कि आपको पाठ्य पुस्तक निगम की SCERT की किताबें पढ़ानी, तो हमको किताबें आपको पहले देनी पड़ेंगी। आज कल शेड्यूल जारी हुआ है, जब हमने सारे स्कूल खुल गए, हमने प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा ली, क्योंकि विद्यार्थी जब हमारे स्कूलों में आएंगे तो हम उनको क्या पढ़ाएंगे। टाइम टेबल आया है, 10 तारीख तक वो किताबें देंगे सारे प्रदेश के स्कूलों को, लेकिन मुझे अभी भी इसमें दिक्कत ये लगती है कि ये दे नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के हटा में एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें कीचड़ से सने रास्ते में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हटा ब्लॉक के निमर मुंडा गांव से ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। निमर मुंडा गांव से स्कूल जाने का रास्ता बेहद ही कीचड़ से भरा है। कीचड़ से होकर स्कूल चले बच्चों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये गाना स्कूल चले हम, यही गाना इस वीडियो में, इस तस्वीर में लगा दिया गया है। वायरल है ये वीडियो। स्कूली छात्र छात्राएं कीचड़ से भरे रास्ते से होकर गुजरती इसमें नजर आ रही हैं। अब इन छात्रों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा केवल स्कूल पहुंचने में, आप अंदाज़ा भर लगाएं। एक तरफ सरकार की तमाम योजनाएं हैं, प्रशासन के लाख दावे हैं, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई क्या है, ये तस्वीर चीख चीख कर आप तक ये बता रही है कि कैसे ये बच्चे कीचड़ से जो सराबोर है रास्ता, उससे होकर गुजरने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने एक बेटे को उसके माता पिता से मिला दिया। 7 महीने पहले युवक के पिता उसे यूपी के आगरा ले जा रहे थे, तभी ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन बदलते वक्त बेटा लापता हो गया। काफ़ी तलाश की लेकिन वो मिला नहीं। इसी बीच लड़का लावारिस हालत में सड़क पर ग्वालियर पुलिस को मिला। पुलिस ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन वो अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पाया। इसके बाद पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उसे आश्रम स्वर्ग सदन भेज दिया गया। 15 जून को डीएसपी संतोष पटेल अपने बेटे के साथ आश्रम में फादर्स डे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। तब उन्होंने इस लड़के को देखा तो उससे बात करने लगे और लड़के के साथ एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये रील युवक के माता पिता तक भी पहुंची। फिर क्या, बेटे को लेने उसके परिजन ग्वालियर पहुंचे और माँ बाप की आंखों में खुशी थे और वो उसे लेकर अपने घर गए। तुलसीदास चंदन आगे क्या है, तिलक देत रघुवीर, अभी वहीं कहूँ। तो चित्रकूट के पास गांव कौन सा है, गांव बताओ। गांव मुझे पता नहीं है। गांव नहीं है पता, मैं वहीं कहूँ मुझे पता है। बताओ, नारायणी के हो, अतर्रा के हो। मुझे का बिछड़ गए रहे हैं ना। कैसे बिछड़ रहो? छोटे न माँ। कितने सालों के बिछड़े?
बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ। मतलब कितने साल हो गए? साल तो बहुत दिन हो गए। याद नहीं है तुझे को? एक को नहीं याद। कहाँ के हो? अपने फेसबुक पेज पर शेयर की थी और आज देखिए कि 2 दिन बाद ही उसका परिवार, उसके पिताजी लक्ष्मी, माता गायत्री, भैया, मौसा जी, पूरा परिवार करबी से, चित्रकूट से उसे लेने के लिए आया। एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब लड़का जो बता रहा था कि मैं चित्रकूट का हूँ, अपना नाम बता रहा था पिता का, उस वीडियो को सोशल मीडिया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर किया। तो उसके परिजनों का फोन आया। मैंने तत्काल आश्रम के विकास गोस्वामी जी को वो नंबर दिया। उन्होंने परिजनों से बात की। जब वो उसके माता पिता पहुंचे तो लिपट कर रोने लगे। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का पानी भूतल में पहुंचने के लिए लोक निर्माण विभाग आरओबी और फ्लाईओवर ब्रिज पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करेगा। इसके पहले चरण में ग्वालियर चंबल के 11 आरओबी और एफओबी चुने गए हैं। इसमें 2.43 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। वाटर हार्वेस्टिंग प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद काम शुरू किया जाएगा। आरओबी और एफओबी पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार होने के बाद करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकेगा। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड में भी वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जा चुका है। ये प्रदेश की पहली सबसे लंबी एलिवेटेड रोड होगी जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। अभी निर्देश दिए गए हैं कि सड़क और पुल निर्माण के साथ पर्यावरण से भी समन्वय विभाग बैठा है। हम जहां भी पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर हैं, आरओबी हैं, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाए। रेन तो उसी के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए और हम इसी वर्ष में प्रयास करेंगे कि हमारे कुछ आरओबीज पे ये कार्य चालू भी हो जाए। जबलपुर जिला प्रशासन खाद वितरण के लिए नया फॉर्मूला लेकर आया है। इसके तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसमें कॉल करने के बाद किसानों को 8 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। जानकारी सही होने पर किसानों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें खाद की उपलब्धता के आधार पर एसएमएस भेजे जाएंगे और फिर तय दिन और समय पर किसान खाद लेने वितरण केंद्र पर आ सकेंगे। खाद वितरण की ये नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो रही है। नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत किसान को वहाँ पर केंद्र पर नहीं आना पड़ेगा और जानकारी के लिए उसको सीधे अपना जो जिले का कोड है एसटीडी कोड 0761, तो एसटीडी कोड लगाकर 181 पर कॉल करना होगा। उसके अनुसार किसान को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि आपको किस दिनांक को किस समय पर आपको डबल लाख केंद्र पर पहुँचना है, ताकि किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर से प्रशासन ने एक नई व्यवस्था टोल फ्री नंबर जारी किया है। हमारी कुछ किसानों से बात हुई है और मैंने जब किसानों से पूछा, यहाँ की 8 तहसीलों में है, हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया उनको टोल फ्री नंबर की जानकारी नहीं है। जब टोल फ्री नंबर ही उन तक नहीं पहुँचा है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपकी उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और किसान को खाद कब मिलेगी। ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गंभीर विषय सामने देखने मिलने वाला है। रायपुर की आउटर कॉलोनियों में इन दिनों बाहरी चोर गैंग का आतंक बना हुआ है। ताज़ा मामला परसूलीडीह स्थित क्लासिक सिटी सोसाइटी का है। यहां बीज कारोबारी मनीष सहगल के सूने मकान में चोरों ने 20 लाख से ज्यादा के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मनीष 2 दिन पहले कारोबार के सिलसिले में ओडिशा गए थे। रविवार को उनकी पत्नी मेडिकल इमरजेंसी के चलते रामानुजगंज अपने घर गई थी। तभी 3 से 4 नकाबपोश सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए, वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सोसाइटी में इससे पहले करीब 6 बड़ी चोरियां हो चुकी हैं, जिनका खुलासा भी अब तक हुआ नहीं है। पुलिस की गश्त पर भी बड़े गंभीर सवाल इसके बाद उठते हैं। 1 जुलाई 2024 को अभिषेक गेंदले के मकान नंबर K52 में 40 लाख से ज़्यादा की जेवरात की चोरी हुई। 20 अगस्त 2024 को भरत दास के मकान K34 में 10 लाख से ज़्यादा के जेवरात और कैश पार हो गए। इसी साल 27 नवंबर को दीपक शाह के मकान नंबर H17 से करीब 4 लाख के जेवर समेत 1.5 लाख नकदी चोरी हुई। और अब मनीष सहगल के मकान नंबर K57 में चोरी की वारदात हुई है।
चोरों ने पहले इस घर की रेकी की है। रेकी करने के बाद आप ये देख सकते हैं साफ तौर पे ताला लगा हुआ जो कुंडा था उसको काटा है और काटने के बाद ये अंदर घुसे हैं और अंदर घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आसानी से देखा जा सकता है कि ये इन्होंने यहाँ पे ये एक ताला जो लगा था वो कुंडा भी कटा है। और हम उनसे सीधे बात करते हैं, आप कहाँ गए थे, कब पता लगा आपको ये चोरी हुई है? मैं उड़ीसा के बॉर्डर में सरिया में था। आज सुबह में मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया यादव जी का, तो वो बोले कि आपका घर का ताला कटा हुआ है। तो फिर मैं पूछा कि क्या हुआ, तो फिर वो बोले फिर अंदर जाके देखे तो फिर बोले कि आपके घर में चोरी हो गया। कमरे की जो अलमारी है उसी को नहीं, इसके अलावा हर कमरे में शातिर चोर गए हैं और जाने के बाद उन्होंने पूरी आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। छोड़ा है ये एक ही चीज़ छोड़ा है, नाक का छोटा सा गोल्ड का, बाकी सब लेके चला। तो ये बताइए कि अगर टोटल अगर बात करें अंदाजे के तौर पे कितने की चोरी हुई होगी, कितने के जेवर थे आपके? सर लगभग कम से कम तो उस समय जब मैं खरीदा था तो 15 से 20 लाख रुपए का होगा। अभी वैल्यू कम से कम 19 से 20 लाख रुपया होगा। यहाँ पे अभी तक जो बताया जा रहा है कि 7वीं ये बड़ी चोरी है, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन शातिर गैंग के चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है। इसी बीच पर्यटन में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक सभी नेशनल फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी। प्रदेश में पर्यटन को लेकर क्या बदलाव हुए हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। नेशनल पार्क्स हो या फिर टाइगर रिजर्व हो, वो पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पूरे तरीके से नहीं बंद किए गए हैं, लेकिन जो सफारी वाला एरिया है, जो टाइगर प्रिजर्व्ड एरिया है, यानी कि जिसे हम कोर जोन कहते हैं, वो कोर जोन एरिया बंद हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त हम वन विहार में मौजूद हैं और यही जो नियम है यहाँ भी लागू हो चुका है। वन विहार में भी जो मौसम है काफ़ी सुहाना है राजधानी भोपाल का, तो पर्यटकों की संख्या जो है यहाँ भी मानसून में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह से ही यहाँ पर पर्यटक जो है आते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्यटक है सिर्फ बफर जोन है, वहाँ घूम सकते हैं। कोर जोन में इनकी एंट्री नहीं होगी, यानी कि जब तक बरसात का मौसम रहेगा, लगभग 1 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर जो कोर जोन है उसमें एंट्री बंद रहेगी। पर्यटक आएंगे लेकिन बफर जोन जो है उसमें वो घूम सकेंगे, कोर जोन में उनकी एंट्री नहीं रहेगी। हम आपको बता दें कि कोर जोन और बफर जोन में अंतर क्या है। कोर जोन वो एरिया होता है जहां पर जो हमारे वन्य जीव हैं उनके लिए आरक्षित रहता है, और बफर जोन जो रहता है वो उसके आसपास का एरिया रहता है। तो यानी कि कुल मिलाकर मानसून शुरू हो चुका है और मानसून जब तक रहेगा तब तक आप पर्यटन का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन आप कोर जोन में नहीं जा सकते हैं। वन्य जीवों का जो आरक्षित इलाका है उनमें नहीं जा सकते। आप सिर्फ बफर जोन में जो है वो घूम सकते हैं और इस मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। एक जुलाई से 1 अक्टूबर तक अब सभी नेशनल फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी। कुछ बदलाव हुए हैं क्योंकि मानसून एक्टिव हो चुका है और जितने टाइगर रिजर्व हैं और नेशनल फॉरेस्ट हैं प्रदेश में, उनके कोर जोन में पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी। मानसून के महीने में अक्सर जर्जर भवन गिरने की खबरें सामने आती हैं। कुछ दिनों पहले ही भोपाल में जर्जर भवन गिरने से एक युवक की जान भी चली गई थी। राजधानी भोपाल में से कई सरकारी जर्जर भवन हैं जिस पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। एक युवक की मौत होने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड पर आया है। जवाहर चौक में जो सरकारी मकान जर्जर हो चुके हैं और उसे जो अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने।
इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जवाहर चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन की जो मशीनें हैं, जेसीबी हैं, वो अवैध कब्जा जो है यहाँ पर गिराने का काम कर रही हैं। जी हाँ, ये जवाहर चौक के पीछे साइड का हिस्सा है जहाँ पर जो सरकारी आवास बने हुए थे और उस पर अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, कब्जा करके रह रहे थे, उन भवनों को गिराया जा रहा है। ये भवन काफ़ी लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़े हुए थे, खंडहर थे और लोगों ने इन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे ही एक जर्जर भवन में कब्जा करके वो युवक रह रहा था और जब बरसात हुई तो भवन ढहने से उस युवक की मौत हो गई। उसके बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मेरे पीछे ये जो सरकारी भवन है जो अब रहने लायक नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से खंडहर पड़े हुए हैं, जर्जर पड़े हुए हैं। आज नगर निगम और शासन प्रशासन का अमला यहाँ पर आकर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर ये मकान खाली कराकर जो लोग अवैध तरीके से रह रहे थे इस पर एक्शन किया जा रहा है और इन भवन को गिराया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बाकी और भी संख्या में जो अभी राजधानी भोपाल में जर्जर भवन मौजूद है जहां पर लोग रह रहे हैं उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि बरसात का मौसम है और अगर लगातार ऐसे जर्जर भवन में लोग रहते रहें तो ऐसी घटनाएं, हादसे जो है अक्सर आए दिन निकलकर सामने आते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें जवाहर चौक से हैं, आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। रेलवे रिजर्वेशन, तत्काल टिकट और किराए में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यात्री सुविधा और स्मार्ट टिकटिंग के साथ रेलवे का फोकस यात्रा को लेकर रेल में यात्रियों की अनिश्चितता में सुधार लाने पर है। हालांकि वर्तमान में रेलवे के रवैये और परेशानियों को देखते हुए रेल यात्रियों को सुधार की उम्मीद कम है। एक रिपोर्ट आप देखें। रेल यात्रा को यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में रेलवे लंबे समय से काम कर रहा है। समय समय में कई नए प्रयोग और बदलाव हुए। इस कड़ी में फिर बड़े बदलाव की तैयारी है। फोकस आरक्षण प्रणाली में बदलाव करने पर है। नई आरक्षण प्रणाली में प्रति मिनट 1.5 लाख से ज्यादा रेल टिकट जारी हो सकेंगे, यानी 1 मिनट में 32,000 टिकटों की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना। यात्रा की अनिश्चितता में सुधार लाने के लिए प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव है। दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन ही रात 9 बजे जारी कर दिया जाएगा। इससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितता खत्म होगी। नए PRS में यात्री अपनी पसंदीदा सीट का चयन करने और किराया कैलेंडर देखने में सक्षम होंगे। दिव्यांगों, छात्रों और रोगियों के लिए एकीकृत सुविधा होगी। तत्काल बुकिंग के लिए भी सत्यापित उपयोगकर्ता को ही IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी। तत्काल बुकिंग के लिए OTP आधारित सत्यापन होगा। इसमें सत्यापित आइडेंटिफिकेशन आधार के साथ वही यात्री तत्काल का टिकट बुक कर पाएंगे जिन्हें यात्रा करनी होगी। AC नॉन AC क्लास के लिए पहले 30 मिनट में कोई एजेंट बुकिंग नहीं होगी। इससे तत्काल टिकट बुक करने की कालाबाजारी पर कंट्रोल होगा। इस नए बदलाव से जिन यात्रियों की टिकट वेट लिस्टिंग में रहती है उनकी सिचुएशन जो है, पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि उनका ट्रेन उनकी टिकट जो है वो कंफर्म हुई है या नहीं, और वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अपनी यात्रा में कुछ अगर बदलाव चाहते हैं तो वो कर सके। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए देखते हुए इसको लागू किया जा रहा है। इधर वर्तमान में रेलवे के रवैये और परेशानियों को देखते हुए रेल यात्रियों को नई यात्री आरक्षण प्रणाली और बदलाव से ज्यादा उम्मीद नहीं है। यहाँ पे आरक्षण जो ऑफिस बना हुआ है इसमें एक ही समस्या है कि ऑफलाइन वाला काउंटर सिर्फ एक है और ऑनलाइन के 4 काउंटर हैं, तो इसको ऑफलाइन के 2 काउंटर किया जाए जो कि जिससे पब्लिक को सुविधा मिले। टिकट बढ़ा रहा है उससे हमको परेशानी नहीं है, उसमें सुविधा होना चाहिए कि टाइम से चले और हमको बर्थ सही मिल जाए। बहरहाल रेलवे के इस बदलाव के साथ यात्रियों को इसका कितना लाभ मिलता है ये बदलाव के एक्टिवेट होने पर ही पता चलेगा। लेकिन मौजूदा समय में जो हालात हैं उससे रेल यात्री खासे परेशान। जितेंद्र धवाई, IBC 24 बिलासपुर। अशोकनगर में लोधी समाज के शख्स को सरपंच के मल खिलाने के मामले का वीडियो शेयर करने के बाद PCC चीफ जीतू पटवारी पर FIR हुई और MP में सियासत गर्म हो गई। पटवारी ने कहा कि झूठा मुकदमा दर्ज किया है, आरोप सही साबित हो गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अधिकारियों को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने दावा किया कि अगर 7 जुलाई तक SP
पटवारी के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं लेते हैं तो 8 जुलाई को पूरी कांग्रेस अशोकनगर पहुंचकर गिरफ्तारी देगी, अशोकनगर का घेराव करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, फिर भी प्रदेश का गृह विभाग इतना लाचार है कि पीड़ितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं ज़िंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है। 7 जुलाई तक एसपी अशोकनगर ये एफआईआर वापस नहीं लेता है तो जीतू पटवारी जी के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 8 जुलाई को अशोकनगर में ही एसपी कार्यालय का घेराव करेगी और हम सब वहां पे हमारी गिरफ्तारी प्रस्तुत करेंगे। न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया गया। ये कौन सा न्याय है? अगर कोई जनता की आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो क्या इस तरह का विपक्ष के साथ व्यवहार किया जाता है? कांग्रेस न कानून मानती है न विधान मानती है, इसलिए जीतू पटवारी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पर कानून अपना काम करेगा। ग्वालियर में मानसून की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। दरअसल अब बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई, आम लोग परेशान हैं। शहर के चेतकपुर इलाके की 15 दिन पहले बनी सड़क 6 से 8 फीट धंस गई। सिटी सेंटर हाई कमर्शियल एरिया में सीवर लाइन के लिए रोड खोदने के बाद गिट्टी डाल दी गई, लेकिन बारिश हुई तो 6 से ज़्यादा वाहन भी सड़क के साथ धंसक गए। इस तरह शहर में घटिया क्वालिटी की वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कें धंस चुकी है। महापौर के निरीक्षण के बाद प्रशासन ने 1 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, 2 को नोटिस जारी किया है, ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए लिखा है। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि हालत बहुत ख़राब है। कलेक्टर कह रहे हैं कि जिन जगहों पर ऐसी स्थिति बनी है उन सड़कों की सैंपलिंग के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर की सड़कें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि ग्वालियर अमेरिका हो रहा है। हालत खराब है ग्वालियर की। ग्वालियर की सड़कें नहीं है, ग्वालियर की गड्ढे हैं जिन पर सड़कें नजर आ रही हैं। इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है। और बात अगर अधिकारियों की करें तो अधिकारी तो इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो सिर्फ घर पर बैठकर और पैसे लेना चाहते हैं। ये ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले हुक्मरान किस प्रकार से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, किस प्रकार से सड़कें जो बनी थी वो उधड़ गई हैं, किस प्रकार से लोगों की गाड़ियां गड्ढों में धंस रही हैं। ग्वालियर की जनता बारंबार पूछ रही है कहाँ है ग्वालियर सिटी, कहाँ है ग्वालियर स्मार्ट सिटी। शहर में सड़कों के हालात बहुत खराब हैं, निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी जल्दी सड़कें अगर बनी थी और इतनी जल्दी टूट गई तो इसके लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये विषय संज्ञान में आया था और हमने इसके लिए आयुक्त नगर निगम को निर्देशित भी किया था। स्पेशली जो चेतकपुरी के पास की रोड है उसका सैम्पलिंग की कार्रवाई की गई है। जो ब्लॉक है उसका पूरा उसको सैंपल के लिए कट करके उसको लैब भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है और इसमें यदि कोई गंभीर लापरवाही सामने आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ ये सोता रहा। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को ये घटना बताई। दोस्त ने घर पहुंचकर देखा तो घटना का खुलासा हुआ है। मृतक और आरोपी 3.5 साल से साथ में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बजरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो हत्या के बाद 2 दिन तक अपनी प्रेमिका के शव के साथ ये युवक सोता रहा। शराब के नशे में अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। और क्या अपडेट है हरप्रीत?
देखिए, बड़ा हैरत अंगेज ये मामला सामने आया है। इसमें 29 साल के प्रेमी सचिन ने अपनी प्रेमिका रितिका का मर्डर कर दिया है और ये घटना बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर की है, जिसके बाद शनिवार को इसने हल्का विवाद दोनों के बीच हुआ। शराब पीने को लेके दोनों लिव इन में 3 साल से रह रहे थे और जब दोनों के बीच में परसों विवाद हुआ तो मौत के घाट सचिन ने अपनी प्रेमिका को उतार दिया। उसके बाद वो शनिवार की पूरी रात उस शव के साथ सोया, कल पूरा दिन वो काम पर चला गया, कल रात भी उस शव के साथ सोया और आज नशे में उसने अपने दोस्त को घटना के बारे में बताया। दोस्त को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। दोस्त उसके घर पहुंचा और जब दोस्त ने शव पड़ा देखा बेड के पास तो वो हैरान रह गया। उसने पुलिस को सूचना दी। बजरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पुलिस ने बरामद कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी शव के पास जो बैठा हुआ था गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने घटना को अंजाम क्यों दिया। इसके साथ ही जो मृतका है उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।